नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं जीएसएन भारत न्यूज में। आप सबको पता है कि इस समय यूक्रेन और रूस को युद्ध को लेकर काफी चर्चाओं में है। दोनों देशों का युद्ध काफी बातें जो है सामने आ रही हैं कि इस समय की तीसरा विश्व युद्ध भी लग सकता है इन दोनों देशों के झगड़े के कारण। आपको बता दें कि इस समय वहां पर जो स्थिति बनी है बहुत ही तनावपूर्ण है। बता दें आपको कि इस समय बातें जो सामने आ रही हैं कि वहां पर परमाणु हमला भी हो सकता है। और इसी बीच वहां से हमारे भारत से गए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, जो कि अभी इंडिया जो है वापस लगातार लौट रहे हैं। इसी दौरान सुजानपुर से हम बात कर रहे हैं इस समय सुजानपुर से विपुल महाजन है, जो वो पिछले लंबे समय से वहां पर यूक्रेन में जो है अपनी शिक्षा जो है प्राप्त कर रहे थे, लेकिन युद्ध के कारण उनको जो है वापस भारत लौटना पड़ा। आपको बता दें कि बहुत लंबे समय के बाद जो है वो भारत लौटे हैं और उन्होंने काफी ऐसा मंजर देखा है वहां पर, जिस प्रकार वहां पर युद्ध लगा हुआ है। युद्ध के काफी ऐसे भयानक जो है दृश्य उनके नजरों में भी इस समय उनके दिमाग में, जहन में वो चीज बैठ बैठ चुकी है। आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने वहां पर कैसा माहौल देखा और क्या क्या देखा उन्होंने, कैसा माहौल था वहां का। आज उनसे जानते हैं और उनसे आपको भी रूबरू करवाते हैं। विपुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीएसएन भारत न्यूज पर। थैंक यू भैया। हमारा चैनल आपको शुभकामनाएं देता है कि आप सही ढंग से आप इंडिया वापस आए, अपने परिवार के साथ इस समय बैठे हैं। क्या कहना है आपका कि वहां के माहौल से जब आप यहाँ पर इंडिया में आप पहुंचे थे तो आपको कैसा फील हुआ था? मेरे को यूक्रेन में पहले तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, और जब वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई तो बहुत मुश्किल था। ऐसे लग रहा था करियर भी डिस्ट्रॉय होगा, लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो। यहाँ पे आके थोड़ा सुकून मिला। जी, कितने समय से आप जो है यूक्रेन में आप स्टडी कर रहे हैं? कितना समय हो गया आपको वहां गए हुए? मेरे को लगभग 5 साल हो गए हैं। मैं 5 साल हो गए। हाँ, मैं 2017 में गया था जी मेडिकल की पढ़ाई के लिए। जी। जिस दिन लड़ाई लगी है, पता चला है कि वहां पर युद्ध युद्ध जो है शुरू हो गया, उसकी शुरुआत हो गई है। कैसा, मतलब आपने उस समय फील किया, क्या लगा आपको कि क्या करना चाहिए? कैसा था, आपके अनुभव क्या था आपका उस समय? जब जिस दिन लड़ाई शुरू हुई मेरे को लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले तो बोला कि लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और इंडियन एम्बेसी ने भी डाला था कि आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि कुछ होगा तो आप आ सकते हो या नहीं आ सकते, आपकी मर्जी है। और यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आपकी ऑफलाइन क्लासेज हैं तो आप मत जाइए, आपके वर्क ऑफ लग जाएंगे। तो इसीलिए हम बच्चों ने डिसाइड किया था कि नहीं जाएं। और जिस दिन ये युद्ध लगा, जिस दिन युद्ध हुआ, वहां पर स्टार्ट हो गया, आप लोग अपने घरों में थे, तो वहां पर कैसा माहौल बन गया उस समय? क्या, मतलब वहां की स्थिति थी उस समय की? वहाँ बहुत पहले पहले तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट था, लेकिन लड़ाई लगने के बाद सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो रहा था। फिर वो बम्बार्डमेंट हो रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल्स बज रही हैं, सब डर रहे हैं। मैं और मेरा भाई अपार्टमेंट में थे, तो हम सुबह 4 बजे 5 बजे के अराउंड बम्बार्डमेंट सबसे पहले शुरू हुई। तो हमें सुनाई दी, हम उठे और उसने सर को फ़ोन किया, जिन एजेंट्स के थ्रू हम आए थे, स्पेशली डॉक्टर करण, जिनके थ्रू हम आए थे, और मेरा जो कज़न है, मेरा भाई वसुदेव शर्मा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम सारे हॉस्टल चलते हैं, वहाँ पे भी सारे बच्चे हैं तो हम वहाँ पे सेफ रहेंगे, इसीलिए हम हॉस्टल चले गए। जी। जब सुबह, आप जैसे आप बता रहे हैं, सुबह 4:30-5 बजे बम गिरने शुरू हो गए, उसकी आवाज सुनी, आपको उस समय आपके जहन में क्या चीज आई सबसे पहले कि क्या करना चाहिए आपको अपनी तरफ से? वो कैसा क्या था, मतलब उस समय आपका फीलिंग क्या थी? देखिए, सुबह 4 से 5 बजे तो सभी सो रहे होते हैं, जी और जब अचानक कोई सुन ले कि बॉम्ब बज रहे हैं बाहर तो उनकी तो हालत ख़राब हो जाती है। जी तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा जो भी सामान है, थोड़ा सा मेन डॉक्यूमेंट्स उठाएं और लेके चले जाएं, जी वहाँ से निकले सेफ जगह पे। जी तो हम सबसे पहले वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपना पैक किया, 1-2 मिनट में, 5 मिनट में जो भी था हमने पैक किया और वहाँ से निकल गए। जी। सबसे पहले आप जो, जब ये मंजर स्टार्ट हुआ, युद्ध की शुरुआत हुई है, आपने बताया कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सभी लिए और आपने निकलने की तैयारी की। आप कॉलेज के हॉस्टल में चले गए सबसे पहले, और जितना वो आपके घर से, जहां पर आप रहते थे, वहां से आपके कॉलेज का कितना सफर था? बेसिकली जो हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी से ही है, जी वो लिंक्ड है, उनका ही हॉस्टल है। जी तो उनके नीचे बंकर्स बने हुए हैं जी हॉस्टल में, जी। ताकि अगर कोई बॉम्ब्स पड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर जो पहले हुई थी उनमें भी बंकर्स बने थे, तो हम उधर गए थे। ठीक है। तो जो हम वहाँ से निकले थे, तो
वहाँ से हमने अपना सारा सामान ले लिया क्योंकि मेनली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो पासपोर्ट होता है, वीज़ा मतलब जो टीआर होता है रेजिडेंट, क्योंकि बॉर्डर जब क्रॉस करेंगे तो उसके लिए वो चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम वो पहले मेन लिए और लेके वहाँ पे पहुँच गए। जितना सफर आपने अपने अपार्टमेंट से लेकर कॉलेज के जो आपके हॉस्टल थे वहां तक का जो सफर तय किया, उस दौरान आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जब पहले दिन जब लड़ाई शुरू हुई तब इतना कुछ था नहीं, जब मेट्रो चल रही थी तब हम मेट्रो के थ्रू चले गए थे हॉस्टल। तो उसके बाद बंद हो गया था सारा सिस्टम, सारा ट्रांसपोर्ट ये वो सब कुछ सिस्टम बंद हो गया था वहाँ पे। जब आप हॉस्टल चले गए, कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचे हैं, तो वहां पर कितने स्टूडेंट थे और कैसा माहौल बना हुआ था वहां पर? वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लगभग 1000 से 1500 बच्चा था वहाँ पे। तो उनका रहना सहना भी बहुत मुश्किल था बंकर्स में। नीचे जैसे कि नीचे बेसमेंट है, उसमें 6-7 रूम्स है बड़े। उसमें बच्चे अपने नीचे फ्लोर पे चटाई बिछा के सारे बैठे हुए हैं। जी। वहां पर तो इस समय बहुत ठंड है, स्नो भी पड़ रही थी वहां पर। तो नीचे आप बंकरों में, जैसे आप बता रहे हैं कि नीचे चटाई बिछाकर आप लोग रह रहे हैं, तो सर्दी से आप कैसे अपना बचाव कर रहे थे? देखिए बेसिकली वो बेसमेंट है। बेसमेंट में उन्होंने अपनी एक पतली सी चादर लेके बैठे हैं और नीचे भी चादर है। और क्योंकि बाहर जो बंकर का हॉस्टल का दरवाज़ा है वो बंद है बाहर से, उनको लोहे का स्टील का गेट है, तो वहाँ से एयर इतनी अंदर क्रॉस नहीं करेगी, और वहाँ पे हीटिंग सिस्टम है। हाँ जी। जैसे आप वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां पर खाने, सबसे बड़ी बात आती है खाना पीना। रहना तो आपने बता दिया कि किस प्रकार वहां पर आप बच्चे सभी बंकर्स में बैठ गए हैं, लेकिन खाने पीने को लेकर वहां पर कैसे इंतजाम थे? खाने पीने को लेकर हमारा सबसे पहले तो ये था कि हम इतने टाइम में हम सब कुछ इकट्ठा कर नहीं पाए। तो जो भी किया, हमारे जो एजेंट्स जिनके थ्रू हम आए थे, जैसे मैं स्पेशली उनका नाम लेना जो डॉक्टर करण और डॉक्टर वसु, डॉक्टर स्वाधीन, डॉक्टर मनी, जिनके थ्रू हम आए हैं, एजेंट्स जिनके थ्रू हम गए हैं खारकी में, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारी मदद किया। उन्होंने ही हमारे जो खाने का ध्यान रखा है, खाने का पीने का, उनके थ्रू वो खाना बेचते थे, हॉस्टल में आता था। हम सारे बच्चे वहाँ पे खाना लेने जाते थे, जितना भी मिलता था हम खाते थे। हमें ये था कि चलो कुछ तो मिल रहा है वॉर में, क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। और कर्फ्यू में ये था कि शूट एट साइड का ऑर्डर था, जो भी बाहर दिखेगा उनको गोली मार देंगे। और मेरे को नहीं पता कि वो बेचारे कैसे बाहर से इतनी मुश्किल से खाना लेके आ रहे हैं। अ, विपुल जी, अगर बात करें हम लोग कि आप हॉस्टल में अपने वहां पर बंकरों में आप बंद हैं, खाना आपके जो एजेंट थे वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वहां पर। आपने बताया कि जो आपके बंकर थे वो हॉस्टल के जो हॉस्टल है आपका वो कॉलेज के अंदर ही आता था। तो कॉलेज के, आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसी के अंदर आता था वो? नहीं नहीं, जी। जो यूनिवर्सिटी है वो नकोवा में है, और जो हॉस्टल है वो ओलेसिफ्का में है। लगभग मतलब 3 या 5 किलोमीटर का फ़र्क है। जी। तो आपको कॉलेज की तरफ से, आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई वहाँ पर आर्थिक सहायता दी गई? वहाँ पर किसी तरह की कोई सहायता, जैसे खाना पीने की, रहने का तो उन्होंने अपने हॉस्टल आपको दिए थे, और किसी प्रकार की क्या सहायता की गई आप? देखिए हमारी यूनिवर्सिटी ने भी इसमें साथ दिया है। जो खाना था वो एजेंट्स ने भी प्रोवाइड किया था, और थोड़ा सा खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी। जब हम वहाँ से निकले थे, जहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी आया था कि पुसाचिन पहुँचना है, वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे वो सैनिटोरियम दिया था हमें, वो खारकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही उन्होंने ही प्रोवाइड किया था। और फिर उसके बाद हमारे एजेंट्स के साथ टाई अप था उनका, और उन्होंने उनके खाना प्रोवाइड किया, जैसे ब्रेड, मिल्क और खाना पीना, आलू, सब कुछ उन्होंने दिया। और एजेंट्स ने भी बहुत हेल्प की। जी। और आप कितने दिनों के बाद अपने बंकरों से बाहर निकलकर जो है आपने सफर तय करना शुरू किया? भारत आने का जो सफर था आपका, उसकी शुरुआत किस किस प्रकार की, आप हमें थोड़ा बताइए जरा। लगभग 24 को ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ। तो लगभग 1 वीक हो गया था कि वहाँ पे सप्लाईज लिमिटेड थी, खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो रहा था। तो हमारे जो एजेंट्स थे उन्होंने सोचा कि हम सुबह जैसे कर्फ्यू ख़त्म होता है, हम वहाँ से सारे बच्चे को लेके पैदल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तो ट्रेन पकड़ेंगे, बॉर्डर के पास पहुँच जाएंगे। तो तब सारे एक एक एजेंट आगे रहेगा, एक एजेंट पीछे रहेगा, तो हम सारे बच्चे बीच में, लगभग आप समझ लो कि 3 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी बच्चों की, और सारे कितने बच्चे थे उस समय जो आप बंकरों से निकलकर जो है आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं? कितने बच्चे थे उस समय आपके साथ? मैंने आपको पहले भी बताया कि 1000, 1200, 1500 बच्चा था। मेरे को एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है। जी। और ये जो जितना भी आपने सफर तय किया अपने बंकरों से लेकर स्टेशन तक का जाने का, वो कितनी दूरी पर था आपके यहाँ से? जो स्टेशन था वो कितनी दूरी पर था? जो ओलेक्सिस्का से वक्जाल वक्जाल मतलब रेलवे स्टेशन है,
वो लगभग 10 किलोमीटर है, तो बच्चों ने सारा पैदल कवर किया, बहुत मुश्किल। उस समय जैसे आप बता रहे हैं कि युद्ध शुरू था, बम्बार्डमेंट हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, उस दौरान आप जब वो सफर पूरा तय करें, 10 किलोमीटर का लंबा आपने सफर तय किया, उसमें क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी और कैसा मंजर था आपके आसपास का? जब हम वहाँ से निकले तो हमने देखा था कि ट्रक के जो विंडशील्ड है उस पर गोलियां बजी हुई हैं, कई ट्रक पे वो आग निकल रही है, उनसे हम स्मेल कर सकते हैं बॉम्ब्स की। और जो साथ में जो भी दुकानें हैं उनके शीशे सारे टूटे हुए हैं। और जब हम ब्रिज क्रॉस कर रहे थे जो रेलवे स्टेशन के पास था, उसके पास हमने देखा कि 3 मिसाइल पड़ी, बॉम्ब्स पड़े वहाँ पे, और हमने अपनी आंखों से देखा, इतना ज़्यादा फ्लैश हुआ और हमारी हार्ट बीट तो बस वहीं पे रुकी थी। क्या लगा उस समय आपको कि ये जो बम आपसे कुछ दूरी पर गिरे हैं, तो क्या उस समय आपके जहन में आई? सबसे पहली बात क्या आपके जहन में है? मेरे को तो पहले ये लगा था कि ब्रिज जो है वो क्रॉसिंग दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है, तो वो सबसे पहले ब्रिज पे ही मारेंगे। तो उस टाइम ये लग रहा था कि आज हम खत्म है बस। लेकिन उस टाइम हमने हिम्मत की, हम उस ब्रिज से भागे, बहुत तेज भागे और रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। जी। और रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि हर कोई वहां से निकलने को था कि हमें यहाँ से निकलना है, खुद को सेफ करना है, तो रेलवे स्टेशन का क्या मंजर था? जैसे आप बता रहे हैं कि आप 1000-1200 के करीब आपके साथ, आप भी स्टूडेंट थे, आपके साथ और भी स्टूडेंट थे, लेकिन वहाँ के लोकल लोग भी होंगे जो वहां से निकलने की कोशिश में थे। तो जिस प्रकार ट्रेनें आ रही थी, तो वहां पर कैसा, स्टेशन पर कैसा माहौल था? ट्रेन आराम से मिल रही थी या वहां पर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, वहाँ रेलवे स्टेशन पे तो आपको पता है कि जब वॉर होती है तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हिटलर के टाइम पे भी जब वॉर हुई थी तो सारे लोग वहाँ पे हफड़ा दफड़ी मच गई थी, तो जिसको ट्रेन मिल रही थी वो जा रहे थे। अब वहाँ पे क्या था, यूक्रेनियंस भी थे, दूसरे देश के लोग भी थे और हम इंडियन स्टूडेंट्स भी थे। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं था ट्रेन का, हर 2-3-4 घंटे में एक ट्रेन आती थी, उसमें सारे बैठ के जाते थे। और ट्रेन में क्या था, पहले से फुल होती थी, फिर जिनकी थोड़ी सी जगह मिलती थी कई बच्चे जाते, जैसे जिनको उन्होंने प्रायोरिटी दी थी कि फैमिलीज और लेडीज को हम पहले भेजेंगे। जी। तो हमारी कई एजेंट्स ने मदद की बच्चों को प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाने की। और फिर उनको ट्रेन, पहले दिन तो जब पहली ट्रेन गई थी तो हमारे एजेंट ने 100 से 150 लड़कियों को भेज दिया था, क्योंकि वो प्रायोरिटी थी, और पहली ट्रेन में भेज दिया। उसके बाद जब दूसरी तीसरी ट्रेन आई तब मुश्किल हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी, ऊपर से बारिश आ रही है, स्नो पड़ रही है, ठंड लग रही है सबको। तो सभी गेट्स के आसपास खड़े हो गए। तो जहाँ पे जो टीसी है वो उनको अलाउ नहीं करने देते कि आप अंदर जाओ, क्योंकि वो पहले देखते हैं कि कितनी जगह है, कौन कौन जा रहा है, पहले उनकी यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस देंगे, लेडीज़ को देंगे, फैमिलीज़ को देंगे, फिर हम स्टूडेंट्स को देंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, गन शॉट भी चले, हवाई फायर हुए कि आप सारे पीछे हो जाइए। कहीं पुलिस ने उनको नहीं मारी, बच्चों के लगी भी है। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां पर ट्रेनें जो हैं, वहां का सफर जो है आपके लिए बहुत मुश्किल रहा। बहुत मुश्किलों से आपको ट्रेन मिली। सेम डे, एक ही दिन में आपको ट्रेन मिल गई थी या आपको वहां पर भी वेट करनी पड़ी थी? देखिए, जो उस दिन वो सबसे खतरनाक और बहुत, मतलब बहुत दिन था, वो बकवास दिन था उस दिन क्या हुआ, ना तो ट्रेन मिली, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और साथ में ही एयर स्ट्राइक होगी। 2 से 3 बजे का टाइम था दोपहर का, और साथ में एयर स्ट्राइक शुरू होगी, जहाज आगे आसपास बॉम्ब पड़ रहे हैं। तो वहाँ पे हफड़ा दफड़ी, लोग इधर उधर फिर रहे हैं, और फिर वो जा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन में अंदर छिप जाते हैं, तो सारे बच्चे भी जा रहे हैं। तो हमारे जो एजेंट्स थे वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उनका नेट ऑन होना चाहिए था। उन्होंने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया। और फिर क्या हुआ, इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी आया 3 बजे के करीब कि आप सेफ जगह पहुंचे। 3 जगह का नाम लिया, तो उनमें से एक पोसाचिन का नाम लिया था। तो उन्होंने बोला पोसाचिन चले जाइए, खारकिव आज 6 बजे वहाँ पे सारा कर्फ्यू लग जाएगा और सबसे ज़्यादा बम्बार्डमेंट होगी खारकिव पे। तो वो आप खारकीव में ही आप रह रहे थे उस समय? हाँ जी, जो मेन स्टेशन है वहाँ से पोसाचिन 10 किलोमीटर है फिर से। तो सुबह बच्चे 10 किलोमीटर चल के आए हॉस्टल से, अब 10 किलोमीटर फिर से चलना था। तो सिर्फ 3 घंटे में वहाँ पे पहुँचना था, और बहुत मुश्किल था बच्चों। फिर से वो पैदल गए, रास्ते में उन्होंने टैंक्स देखे हैं, चेक पोस्ट देखी, यूक्रेनियन आर्मी देखी है। जैसे आपने चेक पोस्ट का आप बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर का सफर आपने फिर दोबारा तय करना था, और काफी बच्चे थे आपके साथ, आपको मिलाकर काफी बच्चे थे वहां पर। और जिस प्रकार आप उस सफर को तय कर रहे हैं, चेक पॉइंट पर आने के जब आप क्रॉस करते हैं, तो वहां पर उन आर्मी वालों का, जो वहां की आर्मी थी, उनका कैसा आपके साथ जो है बिहेवियर कैसा था? जैसे आपने कई न्यूज़ चैनल में किसी का सुना होगा कि आर्मी वाले हेल्प नहीं करते, पुलिस हेल्प नहीं करती, लेकिन वो सब कुछ झूठ है।
मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ जो बच्चे थे वो हम सारे लाइन में गए थे। हमने इंडियन फ्लैग भी पकड़ा था कि अगर दूर से वो देख रहे हैं एक फ्लैश लाइट मार के रात को, कि अगर दूर से वो देखते हैं, क्योंकि उन दूर से पता नहीं लगता, तो हमें कोई गोली ना मार दे, इसीलिए हमने इंडिया का दिखाया कि हम सेफली जाए। यूक्रेनियन आर्मी ने हमारी बहुत हेल्प की है, पुलिस ने बहुत हेल्प की है। वहाँ पे क्या हुआ, आसपास बॉम्ब भी चल रहे थे, टैंक भी थे। तो जब बॉम्ब पड़ा तो उसमें से एक शेल एक लड़की को लग गया उसके पैर में। तो यूक्रेनियन आर्मी ने उसकी लड़की की हेल्प की, उसको अपने वो जो कस्बा नहीं होता जहाँ पे वो बैठे जी होते, जी तो वो वहाँ पे लेके गए, उसको जूस पिलाया, पानी पिलाया, उसकी बैंडेज की, फर्स्ट एड की। फिर उसके बाद हम पिसोचिन सैनिटोरियम में गए। जी। जैसे आपने बताया कि आपके साथ एक स्टूडेंट थी, उसको बम लगने की वजह से वो इंजर्ड हो गई वहां पर। वहां की आर्मी ने आपको बहुत हेल्प की। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते कि आपके पास इंडिया का फ्लैग था, जिस कारणवश आपको जो है एक वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की जो आर्मी है, उन्होंने आपका साथ दिया? क्या लगता है आपको? हाँ जी, एक तो इंडिया का फ्लैग देख के, क्योंकि सभी इंडियन से नफरत नहीं करते हैं। और जो हमारे एजेंट्स पहले निकले थे, उन्होंने पुलिस को बताया था कि हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। तो एक ये भी रीज़न था। तो जब उन्होंने स्टूडेंट्स देख के हमारी हेल्प की है। जी। और जब आपने ये सारा सफर तय कर लिया, उसके बाद जिस जगह पे आपको पहुंचना था, जहां पर आपको बताया गया था कि आपको इस जगह पर पहुंचना है, सेफली आपको यहाँ, आप वहां पर पहुंचे, वहां पर आपको कैसा ट्रीटमेंट दिया गया? वहाँ पे जब हम सैनिटोरियम पहुँचे, जो हमारे एजेंट्स और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया था, हम वहाँ पे मेनली 500 कमरे थे टोटल, और जगह बहुत बड़ी थी। लेकिन वहाँ पे हमारे बच्चे थे ट्वाइस थ्राइस थे, तो इतने सारे बच्चे वहाँ पे आ नहीं सकते। तो ऐसे किया कि जो रूम्स हैं उनमें डबल बेड या सिंगल बेड जो भी है, उसमें दो दो चार चार बच्चे रहेंगे, ताकि वो सबको जगह मिले। और वहाँ पे खाने का रहने का ये सीन था, जो हमारे एजेंट्स थे और यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने प्रोवाइड करवाया। वहाँ पे सारी सब्जियाँ, सूप जो भी था, वेज वालों के लिए सूप था, नॉन वेज वालों के लिए चिकन सूप था, जो प्रोवाइड हो सकता था उन्होंने किया, बहुत किया। जी। उसके बाद आपका सफर कैसा रहा? आप कितने दिन वहां पर रुके? उसके बाद कैसे आप वहां से निकले और भारत की तरफ आपका जो रुख हुआ वो किस प्रकार हुआ, आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, जो बसेस थी वो मेनली हमारे जो एजेंट मनी सर हैं उनकी वजह से हो पाई, क्योंकि बसेस ऐसे तो अवेलेबल नहीं थी। तो मनी सर ने अपने कॉन्टैक्ट से बसेस ड्राइवर्स को बोला कि आप प्लीज़ बसें लेके आइए। और बच्चों ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि पैसे, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पैसे भेजे नहीं थे किसी को भी। तो बच्चों को अपनी जेब से, और सर ने भी डाले थे, जो हमारे एजेंट्स उन्होंने भी डाले और बच्चों ने भी डाले। तो उनके कंट्रीब्यूशन से वो बस में जा पाए, वहाँ से निकल पाए। जी। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि बसों के ऊपर जो है तिरंगा लगाकर जो है लोग वहां से सेफली निकल रहे हैं। हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पर, जितने भी लोग हैं, वो बसों पर तिरंगा लगाकर निकल रहे हैं और उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्या वाकई ऐसा मंजर था वहां पर? देखिए, जो सैनिटोरियम या मैं खार्किव जो है वो रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और बॉर्डर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि आप इस बॉर्डर पे आ जाइए, हम आपको वहाँ से निकाल लेंगे, वो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, जैसे पोलैंड या रोमानिया या हंगरी के बॉर्डर। तो हमें पूरा देश पार करके जाना था वहाँ पे, 1500 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं। और वो भी कर्फ्यू में, बोम्बार्डमेंट में, एयर स्ट्राइक में, टैंक्स में, रशियन आर्मी है, यूक्रेनियन आर्मी है। तो हम बच्चे सारे घबरा गए थे, लेकिन मनी सर ने और डॉक्टर करण ने, डॉक्टर वसु ने, डॉक्टर स्वाधीन, इन सभी ने हेल्प की, बसेस करवाई, बच्चे गए, हम सेफली वहाँ पे बॉर्डर पे पहुंचे। जी। और रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी का, जैसे आप पैदल गए, एक 10 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको काफी सारे चेक पॉइंट हैं जो उनको पार करना पड़ा, और उसी प्रकार आप बता रहे कि 1500 किलोमीटर का आपने सफर तय किया बस में, तो उसमें भी आपको चेक पॉइंट तो जरूर आए होंगे। वहां पर आपको कैसा रहा? वहां की जो आर्मी थी उनका कैसा रवैया रहा आपके साथ? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो टोटल हमने डिस्टेंस पैदल कवर किया था वो तो 20 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर वक्जाल और 10 किलोमीटर सैनिटोरियम। उसके बाद बच्चे बहुत थके, कई बच्चे तो खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। तो अब बसेस में जब जा रहे थे तो बच्चों के पास जो भी थोड़ा था सामान था वो आपस में शेयर करके जा रहे थे। बसेस पे आसपास सारा इंडियन फ्लैग लगा था, कि अगर कोई भी देख ले रात में तो दूर से दिख जाए कि इंडियन स्टूडेंट की बस है। और बसेस का उन्होंने वहाँ पे ये सीन है कि उनको ग्रीन कॉरिडोर है, वो ट्रैफिक से निकल के जा सकते हैं। तो बसेस का कोई सीन ज़्यादा नहीं था, पर चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा थे। और जो कार्स थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी थी, वहाँ पे ट्रैफिक लगी थी। और बसेस का ग्रीन कॉरिडोर था, इसलिए वो जल्दी पहुँच पाए। लेकिन 1500 किलोमीटर कम नहीं होता, जी। बहुत ज़्यादा होता। बिल्कुल, आपने बहुत बताया कि जैसे आपने 10 किलोमीटर के सफर में बता दिया कि काफी ज्यादा जो है चेक पोस्ट थे, आपको लगातार जो है आर्मी वहां पर आप पे गन पॉइंट के ऊपर आपको देख रही थी, वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था। हाँ जी। जब आप
बॉर्डर पर पहुंचे तो उसके बाद आपको जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया? हम उन्होंने बताया था कि जब आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे तो बॉर्डर पे ये है कि जब यूक्रेनियन बॉर्डर पे थे हम, तो यूक्रेनियन लोग भी थे, बाकी देश के लोग भी थे, और हम इंडियन स्टूडेंट्स भी थे। तो वहाँ पे किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। वहाँ पे ये है कि बॉर्डर पे सारे इक्वल होते हैं। तो जो निकल रहा था वो जा रहे थे। जब बॉर्डर पार कर लिया, उस साइड पे हमारे इंडियन ऑफिशियल थे, इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। वहाँ से बसेस में लेके गए हमें एयरपोर्ट के पास हमें जगह दी। वहाँ पे हमें रहने सहने की जगह थी, आराम से बैठे, हम खाए पिए, उन्होंने खाना दिया, हम खाए, स्टे दिया। फिर हमारी फ़्लाइट बुक करवाई फ्री में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी फ़्लाइट्स बुक करवाई हैं, और उनके थ्रू हम आ पाए हैं। जी। जिस प्रकार आप बता रहे हैं इस समय कि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रीटमेंट दिया गया, आपको सेफली यहाँ पर भारत पहुँचाने का उनका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उनका जो है योगदान है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आप जिन एजेंट्स की बात कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा जो है रोल रहा है यहाँ पर आपका भारत पहुँचने में। आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मैं मेनली उन एजेंट्स का, जैसे मेनली डॉक्टर करण जिनकी एडुपीडिया ओवरसीज कंपनी है, डॉक्टर स्वाधीन का, डॉक्टर वसुदेव शर्मा, वो मेरा भाई है, वो कज़न है। वो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, सर की मदद करता है, और वो 5th ईयर में है। वो अभी भी वहीं पे है, अभी वो बाद में आएगा। तो और मनी सर, डॉक्टर मनी सर, ये सभी का बहुत बहुत थैंक यू है। और पूरे स्टूडेंट्स को पता है, सभी स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने क्या हेल्प की है। जो कहते हैं ना कि हाँ इंडियन एम्बेसी ने ऐसे की, इंडियन एम्बेसी ने सिर्फ एडवाइजरी जारी की है, और मदद एजेंट्स ने की है और इंडियन गवर्नमेंट ने की है, जो उन्होंने फ़्लाइट्स भेजी हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उन सब का थैंक यू है दिल से, जी। और उनकी वजह से ही हम सेफली अपने इंडिया घरों में आ पाए हैं। जी विपुल जी, एक छोटी सी बात और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि काफी पहले से जो स्टूडेंट थे वो काफी पहले से ही इंडिया आना शुरू हो गए थे। आपको इतना समय क्यों लग गया है भारत वापसी में? आपको इतना समय क्यों लग गया? क्या हाँ जी, कारण रहे? मैं इतना टाइम इसलिए था क्योंकि मैं अपने भाई के साथ और डॉक्टर करण के साथ वहाँ पे गया था, और हम बॉर्डर के थ्रू गए थे, रोमानिया के थ्रू हम जर्मनी पहुँचे थे। तो जर्मनी, क्योंकि सर की फैमिली थी, सर ने बोला था कि आप हमारे साथ आ जाओ। पहले हमने सारे बच्चों को निकाल दिया, तो सारे बच्चे चले गए थे, उस लास्ट में मैं और वसु रह गए थे। तो हम सर के साथ गए, उनके घर रहे, वहाँ पे थोड़े दिन रहे। फिर मेरे को आना, मैं अकेले तो आ नहीं सकता था क्योंकि मैं स्टूडेंट था, और मेरे पास जर्मनी का तो वीज़ा था नहीं, और मैं आ नहीं सकता था। तो मैं सर के साथ आया हूँ, और सर भी कल आए हैं, मैं उनके साथ ही आया हूँ। और अपनी मैंने, मतलब फ़्लाइट अपने पैसों पे ही करवाई है, जी। तो उनके थ्रू ही आया कहीं हूँ। ना कहीं विपुल जी अगर देखा जाए तो आपका भी एक योगदान रहा है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट थे उनको भारत सेफली पहुंचाने का। कहीं ना कहीं आपका भी ये योगदान रहा है वहाँ पर, उसके लिए हम आपकी दाद देते हैं। इस समय आपकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है जब उनको पता चला कि उनका बेटा उनसे कोसों दूर है, सात समुंदर पार बैठा हुआ है और वहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और आपको कैसा लगा जब आपको ये चीज पता चली कि आपका बेटा इतनी दूर वहां पर बैठा है और वहां पर युद्ध की स्थिति बनी है, युद्ध शुरू हो गया? आपको क्या कैसा महसूस हो रहा था उस समय? हमारे तो पैरों नीचे से ना जमीन ही निकल गई थी। जी। तो हमने क्या सोचा, कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब हमारे बच्चों के साथ होगा। जी। लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चों को कहा कि नहीं, आप वहीं पे डटे रहो और अपने भाई के साथ मदद करो, और जितना हो सकता है आप सेफली, मतलब कि खुद भी निकलो और उनको उनको भी जी। निकालो। तो इतना समय विपुल को लग गया भारत वापसी में, यहाँ पर आप अपने घर वापसी में। इतने समय में आपकी लगातार बात होती रही, या जिस प्रकार वहां पर युद्ध लगा था तो काफी दिक्कतें भी आई होंगी बात करने में? कैसा लगता था आप? हाँ, जितनी भी बात होती थी मेरी सिस्टर की होती थी, क्योंकि वो डॉक्टर नीतू शर्मा है, वासुदेव की मम्मा। उन्हीं से मेरी ज़्यादातर उनसे बात होती थी। अपने बेटे से इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि इसका फ़ोन ख़राब हो गया था। इसका 2 दिन पहले ही, वार शुरू होने से 2 दिन पहले ही फ़ोन ख़राब हो गया था। तो इसके कज़न ने इसकी काफ़ी मदद की। मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या इनके जी, साथ हुआ। मैं समझ सकता हूँ, आप भावुक हो चुकी हैं इस समय। जिस प्रकार आपका बेटा वहां पर लोगों की, जितने भी बाकी स्टूडेंट थे उनकी मदद कर रहा था, आपको नहीं लग रहा था कि आपके बेटे को पहले यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए और वहां पर नहीं रुकना चाहिए? सर, इसके कज़न ने इसको बिना बताए टिकट करवा दी और हमें बताया कि
वहाँ से मैंने इसकी टिकट करवा दी है और ये आएगा वापस। तो मैंने इसको बोला कि नहीं आना है तो दोनों आओगे, नहीं आओगे तो दोनों नहीं आओगे। तो मैंने इसकी भी टिकट कैंसिल करवाई, उसको बोला कि नहीं तो बेटा इसकी टिकट कैंसिल करो, अगर आओगे तो दोनों इकट्ठे आना, मत नहीं तो दोनों जी काफी भावुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि विपुल ने काफी हिम्मत दिखाई है। वहां पर और भी जो जितने भी स्टूडेंट थे वहां पर उनको सुरक्षित अपने देश वापसी में इनका भी एक काफी योगदान हमें देखने को मिला है यहाँ पर। और आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारे देश का नाम जो है बच्चे यहाँ के जो हैं वो रोशन करते रहें अपने देश के लिए। जो है कहीं ना कहीं इनका एक योगदान आज देखने को हमें मिला है और आशा करते हैं कि आगे भी ये ऐसे ही देश के लिए जो है अपना योगदान देते रहेंगे। हम आपसे आपको धन्यवाद करते हैं आपका अपने चैनल के माध्यम से कि आपने काफी ज्यादा योगदान दिया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने बाकी बच्चों का भी सोचा और उनको भी सेफली भारत पहुंचाने के लिए आपने एक योगदान दिया। तो हमारा चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप रहें और आपका एक नाम हो, रुतबा हो आपका। मेरी सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हमारे जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए हैं सारे, उनको प्लीज़ इंडिया में मतलब या तो यूनिवर्सिटी का ट्रांसफ़र करवा के हमारे करियर के बारे सोचें, प्लीज़ सोचें। और मेरा सिर्फ यही दरख्वास्त है। सो आपने देखा कि यहाँ पर विपुल की जुबानी की उन्होंने क्या क्या मंजर देखा, वहां पर किस माहौल में वो वहां पर रहकर आए हैं और कैसा वहां का मंजर था, ये आपको आज हमने लाइव अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मैं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं सिद्धार्थ, कैमरामैन प्रशांत के साथ, GSN भारत न्यूज।